हेलो एवरीवन। होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। सारे स्टूडेंट्स को मैं वही कहना चाहती हूँ कि आप बस मेहनत करिए, आपके एग्ज़ाम अब पूरे आ चुके हैं पास में और अब आपको बस अच्छे से तैयारी करनी है और कुछ नहीं, एग्ज़ाम होने के बाद आप जो अब करना चाहे कर सकते हैं, बस अभी एग्ज़ाम की तैयारी आपको अच्छे से कॉन्सन्ट्रेट होके करनी है। और मैं आपके लिए एक आज साइंस के, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो भी पुराने ईयर्स के पेपर में आए हुए हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है, वो मैं आपको आज बताना चाहूँगी। तो बहुत बच्चे बोलते हैं कि कौन से इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कौन से करें, तो मैं आप उनसे ये बोलना चाहूँगी कि बस और कुछ नहीं, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम पास में ही बिल्कुल, तो आप ये वाला वीडियो ज़रूर देख लें और इसमें जो आपके एमसीक्यू साइंस में बताए गए वो ही आपके एमसीक्यू आने वाले हैं, कोई भी डाउट नहीं है। ये एमसीक्यू आप अच्छे से याद कर लो, इनमें से ही पूरे आपके ऑब्जेक्टिव तो आपके क्लियर हो जाएँगे। आपसे कम से कम 20 मार्क्स का आपके ऑब्जेक्टिव इनमें से ही पक्के आने वाले हैं, तो आप वीडियो अच्छे से देख लेना। मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं, ये सारे जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं बोर्ड के एग्जाम में आए हुए 10th में साइंस सब्जेक्ट के, इसीलिए मैंने उनमें से ही जो बार-बार रिपीटेड हुए हैं और वो आने की संभावना 100% है, वही मैं यहाँ पे प्रिंट किए हुए हैं। अब आपको सबसे पहले देखते हैं कि एक लेंस की क्षमता 2.5 जो माइनस में है डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति बताइए। देखो, माइनस देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि ये अवतल है। उत्तल वाले दोनों जो भी ऑप्शन है क्रॉस हो गए, सेकंड और फोर्थ तो कैंसिल हो गया। अब आंसर होगा अपना 40 और सेंटीमीटर या फिर 4 सेंटीमीटर, और अवतल है इन दोनों में, तो अपन अपने अच्छे से करके देखते हैं सॉल्व। अपन लिख लेंगे अपनी P बराबर क्षमता होती है, अपने को पता है 1/f होता है। अब अपन लिख देंगे -2.5 P की जगह। P का मान अपन ने लिख दिया -2.5 और 1 की जगह अपन लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और फिर F लिख देंगे, F का F ऐसे लिख देंगे। अब इधर F इधर लेके आएंगे और -2.5 इधर लेके आएंगे, तो अपने आ जाएगा -40 सेंटीमीटर। माइनस आया तो अवतल अपन इसकी लेंस की क्षमता लेंगे, अवतल लेंस और 40 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर रहेगा। अब ये देखते हैं कि यदि वैद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध R से व्यक्त होता है तो वैद्युत धारा को व्यक्त कीजिए। अब देखो, अपन को शक्ति दी गई और प्रतिरोध दिया गया, अपने को सूत्र बनाना है कि अगर आपको शक्ति दी गई, प्रतिरोध दिया गया, तो आपको विद्युत धारा का सूत्र लिखना होता है। ये 2024 में क्वेश्चन पक्का आने वाला है, क्योंकि ऐसे जो भी बना के देने वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें बच्चों की खुद के कॉन्सेप्चुअल पावर की जरूरत होती है, वो वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आप इस टाइप के सवाल को कोशिश करो सॉल्व करने की। फोर्थ जो है अपना, इसका आंसर रहेगा √P/R। तो अपने माध्यम वाला सवाल आ गया। माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रकाश की किरण अगर V1 और V2 वेग से अंदर प्रवेश करती है तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक, 1 का अपवर्तनांक कैसे लिखते हैं, 2 का अपवर्तनांक फिर 1 का, अर्थात पहले माध्यम 2 का वेग लिखेंगे फिर माध्यम 1 का वेग लिखेंगे, तो V2/V1 इसका आंसर रहेगा। सबसे पहले माध्यम 1 का पूछा आपने, तो सबसे पहले अपन माध्यम 2 का वेग उसके बाई में अपन बट्टा में उसके माध्यम 1 का वेग लिखेंगे, तो माध्यम 2 का हो गया V2 और माध्यम 1 का हो गया V1। सवाल है कि किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है और मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के दो बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा यूज होते हैं, तो विद्युत ऊर्जा आपको निकलनी है कि विद्युत ऊर्जा कितनी खपत होती है। तो अपने को वो वाला सूत्र यूज लेंगे जिसमें R बराबर क्या क्या दिया, V दिया हुआ है और R दिया हुआ है, तो अपन R बराबर अपना V²/P सूत्र, इससे P अपन जो विद्युत ऊर्जा है वो निकल जाएगी। ये वाला सूत्र लगा देंगे क्योंकि V वोल्ट दिया हुआ है और प्रतिरोध भी दिए हुए हैं। 600 वोल्ट घंटा की ऊर्जा की खपत होगी। देखो, विद्युत धारा वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ वाला, दाएं हाथ वाला, ओम का नियम, इनमें से पक्का क्वेश्चन आता ही है। इसलिए आपको पता है जो जो टॉपिक से मैंने ये एमसीक्यू इंक्लूड किए हैं वो टॉपिक आप अच्छे से कर लो सारा। अब देखो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए अपने को कौन सा नियम रहता है, दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग वाले या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, या फिर ओम का नियम। ओम का नियम तो प्रतिरोध का नियम है, अपने को पता है। जो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम होता है ना, वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है।
देखो सारे नियम बता देती हूँ मैं, फ्लेमिंग वाला, बाएं हाथ वाला, दाएं हाथ वाला, बट अब टाइम भी नहीं है इतना, तो फटाफट एमसीक्यू में करवा देती हूँ। धारावाही आप तो बस ये करना, ये टॉपिक क्लियर कर लेना। देखो ये वापस उसी में, उसी चैप्टर विद्युत धारा वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध वाला टॉपिक, ओम का नियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या दी हुई है अपने को, और उस फेरों की संख्या को n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। अब देखो कोई धारावाही तार है, उसका अपन अगर n गुना बढ़ा लेंगे तो जो कुंडली पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो क्या होगा, वो n गुना बढ़ेगा या n गुना घटेगा, या फिर n स्क्वायर गुना बढ़ेगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा। देखो ये इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। n गुना अगर फेरों की संख्या बढ़ती है तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो n गुना घटता है। तो ये आपको ट्रिक याद रखनी है कि ये इसके अनुक्रमानुपाती होता है, ये समानुपाती है, या फिर ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये जो है फेरों की जो संख्या है वो कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र की व्युत्क्रमानुपाती होती है। को और विद्युत धारा वाला चैप्टर में R और 2R ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 हो, तब क्या होगा। अब देखो अपन को R दिया हुआ है और अपन को सिर्फ कुछ न कुछ वैल्यू लिखनी है समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में सूत्र लगाकर। तो R1 तो आएगा अपने 9 और R2 आएगा 2। आप देख लेना पूरा सॉल्व करके, बिल्कुल ईजी सवाल है और कुछ भी नहीं है, बस समांतर क्रम वाला वो 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसा सूत्र लगाना है। कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट इंटू एम्पियर। जो पक्षमापी पेशियां होती है वो ही जो भी आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो बोलता है कि जब भी आंखों में प्रवेश करता है प्रकाश, तो प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, पक्षमापी पेशियां। अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु की स्थिति क्या होगी। देखो प्रतिबिंब जो बनेगा वो आपको दिया हुआ है और वस्तु की स्थिति पूछिए कि कहाँ पर अपन फोकस पर वस्तु रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, या ध्रुव और फोकस के बीच अगर वस्तु रखेंगे तो अपने को प्रतिबिंब जो है वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्राप्त होगा। अपने को पता जब अपन अनंत पर वस्तु रखते हैं तो अपने को अवतल दर्पण से वास्तविक उल्टा और अपना अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक दर्पण या फिर उत्तल लेंस। अब आ गया किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक मतलब आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। कौन से दर्पण या लेंस के द्वारा अपने किसी भी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी अपने को पता है, जो काल्पनिक होते हैं वो आभासी होते हैं और जो प्रतिबिंब प्राप्त नहीं किया जा सकते। जो उत्तल दर्पण होते हैं उनसे अपन आवर्धित और अपने काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। अब देखो अपन ने फिजिक्स का पार्ट हो गया अपना 6 मार्क्स का, एक मार्क्स के 6 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 6 मार्क्स आपके पक्के हो गए। और जो मैंने अभी करवाए वो अच्छे से क्वेश्चंस देख लेना, इनमें से ही आपके घुमा फिरा के क्वेश्चंस वापस आएंगे। अब बोला कि एल्किन का फॉर्मूला क्या है, देखो बिल्कुल पता अपने को, ट्रिपल बॉन्ड तो एल्काइन होता है, एल्किन में डबल बॉन्ड आता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड आता है। तो अपने को पता है, सामने दिख रहा है एल्किन का फॉर्मूला जिसमें डबल बॉन्ड है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एल्किन में ये फॉर्मूला रहता है, CnS2n इसका फॉर्मूला रहता है। जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं, अब अपने को पता जो विस्थापन अभिक्रियाएं होती है उनमें ही आयनों का एक्सचेंज होता है, कि जो भी कम क्रियाशील होगा वो अधिक जो अधिक क्रियाशील होगा वो कम क्रियाशील को प्रतिस्थापित कर देता है। तो जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा वो इसका आंसर रहेगा। एक विलयन जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, मैंने आपको बताया था अनीला, जो नीले को लाल करता है वो तो अनीला, जैसे अम्ल नी और ला, नीले को लाल करता है अम्ल, और लाल को नीला करता है जो होता है वो सार होता है। अब सार कौन सा होगा अपने को पता है, जो 7 से ज्यादा होगा, इसका मतलब 8, जो 8 pH होगी वो ही लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगी। कार्बन को वायु में जलाने पर CO2 गैस का बनना, अपने को पता है ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन का संयोजन हो जाता है। द्विविस्थापन नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा, और वियोजन अर्थात अपघटन का भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे संयोज ऐड हो रहा है ऑक्सीजन। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आता है, और जो ये है जो 2s2 होता है जिप्सम का सूत्र है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होगा नीचे वाला सूत्र, जो CaSO4 हाफ H2O जो होगा वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होगा। जो मैंने बताया वो आपको जिप्सम का है, उसके नीचे वाला है प्लास्टर ऑफ पेरिस।
2H2O वाला जिप्सम होता है और हाफ H2O जो होगा आधा जलकाणु होता है, वो जिप्सम से ही अपने प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। यह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है। अपने को अच्छा है जो ब्रोमीन होती है, जो ब्रोमीन अधातु है, ये भी एक अधातु अपने को पता है और ये द्रव के रूप में पाई जाती है कमरे के टेम्परेचर पर। देखो एल्काइन का फॉर्मूला ही आ गया, बिल्कुल इजी है ये तो। जो सबसे पहले वाला है वो एल्कीन का और इधर वाला एल्काइन। अब आगे अपने दहन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है। देखो अपने को पता जो दहन होता है अपने का वायु की उपस्थिति में ही होता है। देखो सेकंड ऑप्शन है जो थर्ड ऑप्शन है जो मेथेन प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊष्मा और प्रकाश निकलता है और जल बनता है। यही दहन अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि दहन हमेशा वायु की उपस्थिति में होता है और जो भर्जन होता है वो वायु की अनुपस्थिति में होता है। देखो ये और फॉर्मूले वाला आ गया। एल्डिहाइड का फॉर्मूला कौन सा है, आपको स्ट्रक्चर देख के उसके संरचनात्मक सूत्र देख के आपको क्रियात्मक समूह का पता लगाना है। देखो कीटोन का अपने को पता चलेगा, C डबल बॉन्ड O आ गया, ये कीटोन है और जो CHO होगा वो होगा एल्डिहाइड। आप ये जो सेकंड ऑप्शन है वो एल्डिहाइड है और जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्केन तो आपको पता है एल्किन तो आपको पता है CnH2n इसका फॉर्मूला होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा और आप सोच लेना, नहीं तो मैं बता दूंगी आपको। वैसे इसमें ये द्विबंध और त्रिबंध जो होते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। देखो अपन ने केमिस्ट्री के सारे कर लिए। अब आया थर्ड पार्ट आया अपना बायोलॉजी का, जिसमें 7 क्वेश्चन और 1 मार्क्स के 7 मार्क्स आपके श्योर हो जाएंगे। देखो बच्चों मेहनत तो आपको करनी है और करी भी होगी, आपने कोई डाउट नहीं है, बट आप ये क्वेश्चन आप देख लेना तो आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं और आपकी कितनी तैयारी, आप इनमें से कितने सॉल्व कर पा रहे हो। और बेसिक लेवल के क्वेश्चन भी है इसमें, एडवांस लेवल के भी हैं और सारे इसमें इंक्लूड करे हुए हैं। को पत्तियों पर कलियां विकसित जो होती हैं वो होती है ब्रायोफिलम में। जो ब्रायोफिलम लीफ होती है उसके ऊपर से ही कलियां लिख के एक प्लांट बन जाता है। डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। में आपको ये भी याद करना है कि हाइड्रोजन बंध कौन किसके बीच में भी पाया जाता है। जैव विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अब नेक्स्ट सवाल आ गया कि अपने पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है जाइलम के द्वारा या फ्लोएम के द्वारा। इनमें ही दो अपने को कंफ्यूज रहता है। जो फ्लोएम होता है वो ही भोजन का स्थानांतरण करता है, क्योंकि भोजन जो लीफ में प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन बनता है, कार्बोहाइड्रेट जो बनता है वो ही लीफ और तना और जड़ों तक पहुंचाया जाता है फ्लोएम के द्वारा। और जो देखो शुक्राणुओं का निर्माण होता है वृषण में, अपने को पता है अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है, जीभ तो कुछ है ही नहीं। एक स्वस्थ व्यक्ति के सामान्य रक्तदाब होता है, सामान्य रक्तदाब कितना होता है, जैसे कि संकुचन के समय और सिस्टोल और डायस्टोल, ये इसको पूछा गया है। होगा वो तो 120 होगा और जो डायस्टोल होगा वो 80 होगा। मटर के शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधों के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम जो संतति होगी उसमें कौन से टाइप के पौधे मिलेंगे। सभी लंबे होंगे, सभी बौने होंगे, आधे लंबे आधे बौने होंगे, या फिर 3/4 लंबे और 1/4 बौने होंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, आप अच्छे से आप कमेंट में इसको सॉल्व करके बताना। अब है कि एक लिंग की नर पुष्प जो पौधा है उसमें कौन सा भाग नहीं पाया जाता। दलपुंज पाया जाता है, बाह्य दलपुंज, पंखुड़ियां पाई जाती है, पुंकेसर भी पाए जाते हैं, वर्तिकाग्र इसमें नहीं पाया जाता। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। मनुष्य का जो हृदय होता है वो चतुर्कोष्ठीय होता है, अर्थात 4 इसमें कोष्ठों की संख्या होती है। देखो बच्चों सारा हो गए, सारे मैंने 30 अपने जो एमसीक्यू के सवाल करवा दिए हैं, तीनों सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं। इनमें से आपके कितने सही हुए आप कमेंट में जरूर बताना। और बस कुछ नहीं कहूँगी, यही कहूँगी कि बस आप अपनी तैयारी करते रहिए और साथ में ये क्वेश्चंस भी देखते रहिए। और जो पुराने एग्जाम के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आप जरूर करना है और आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाने हैं। जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब आप तक आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जाम का जो अपन कितना स्कोर कर पाते हैं। 2-4 प्रैक्टिस सेट लगा के आपको जरूरी है आपकी प्रैक्टिस करना।